हजारों साल पहले जब इंसान के पास ना पुलिस थी, ना साइंस थी, ना किसी दुश्मन से बदला लेने का कोई सीधा तरीका, तब कुछ लोग एक नाम लिखते थे, कभी मिट्टी की मूर्ति पर, कभी पतली मेटल के शीट पर। फिर उस नाम को तोड़ दिया जाता था, जमीन के नीचे दबा दिया जाता या किसी ऐसी जगह छुपा दिया जाता जहां उनका मानना था कि इंसानी दुनिया के परे कोई ताकत उस मैसेज को सुन नहीं सकती है। और सबसे अजीब बात, ये चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं मिलती, इनके निशान हजारों साल पुराने सिविलाइजेशन तक जाती है। आज हम इसे कर्स, डार्क रिचुअल या ब्लैक मैजिक कहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इंसान ने पहली बार किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए मैजिक का सहारा कब लिया, और क्या ब्लैक मैजिक की कहानी वाकई बुराई से शुरू हुई थी या शुरुआत कुछ और ही थी। आई एम योर होस्ट वेबी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द रेड रिवर। सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज ब्लैक मैजिक बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? अंधेरे कमरा, कैंडल्स, अजीब निशान और खतरनाक रिचुअल्स की तस्वीरें आ जाती है ना। लेकिन पुरानी दुनिया में चीजें इतने सीधे कैटेगरीज में बनती हुई नहीं थी। जो चीज एक इंसान के लिए हिफाजत थी, वही किसी दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाने वाली मैजिक लग सकती थी। इलाज, बुरी नजर से बचना, बीमारी दूर करना, दुश्मन से हिफाजत लेना या किसी अनजान ताकत से मदद मांगना, कई जगहों पर ये सब एक बड़ी बिलीफ का हिस्सा हो सकती थी। इसीलिए तारीख में कोई एक डेट नहीं है जहां हम लाइन खींच कर कह सके कि हाँ, यही ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई है। मैजिक लिखाई से भी पुरानी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जो चीज सिर्फ बोली गई, गाई गई या किसी रिचुअल के जरिए की गई, उसका सबूत हजारों साल बाद बचना बहुत मुश्किल है। हमें ज्यादातर वही मिलता है जो स्टोन, क्ले, मेटल, पोटरी या किसी लिखे हुए टेक्स्ट पर बच गया, और जो सबूत बचा है वो किसी एक शुरुआत की तरफ इशारा नहीं करता। वो बस हमें कुछ बहुत पुराने वक्त दिखाता है जहाँ इंसान डर, बीमारी, दुश्मन और चीजों को काबू में करने के लिए रिचुअल के सहारा ले रहा था। एंशिएंट वर्ल्ड को समझने के लिए एक पल के लिए अपनी आज की जिंदगी साइड में रखनी होगी। आज बुखार हो, बिजली चमके, फसल बर्बाद हो या इक्लिप्स आए, हर चीज का जवाब परफेक्ट ना सही, लेकिन साइंस के थ्रू कुछ ना कुछ तो समझ हमारे पास है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा वक्त जब इनमें से बहुत सी चीजों का साफ जवाब ही नहीं था। एक सेहतमंद इंसान कल तक ठीक था और आज अचानक बहुत बीमार हो गया। एक बच्चे की तबीयत खराब हुई और घर वालों को समझ नहीं आया क्यों। फसल बर्बाद हो गई, किसी घर में एक के बाद एक परेशानियां आती गई। ऐसे वक्त में सबसे परेशान करने वाली चीज सिर्फ खतरा नहीं होती, बेबसी होती है। आपको पता नहीं परेशानी कहाँ से आ रही है और उसे रोकने का तरीका भी नहीं पता। यही रिचुअल्स के अहमियत बढ़ जाती है। अगर किसी अनजान ताकत से नुकसान आ सकती है, तो शायद किसी अनजान ताकत से हिफाजत भी मिल सकती है। अगर बीमारी का वजह समझ नहीं आ रही, तो दुआ, चार्म्स, रिचुअल, मन्नत कर सकते हैं, कम से कम उस जमाने के लोगों की यकीन के हिसाब के साथ। और फिर इसी सोच का एक और अंधेरा पहलू भी सामने आता है। अगर कोई ताकत मेरी हिफाजत कर सकती है, तो क्या उस ताकत को किसी और के खिलाफ भी यूज किया जा सकता है? इस सोच के बहुत पुराने लिखे हुए निशान हमें एंशिएंट मेसोपोटामिया में मिलते हैं, यानी आज का इराक और उसके आसपास के इलाके। मेसोपोटामिया दुनिया के सबसे पुराने राइटिंग ट्रेडिशन में से एक का घर था। यहाँ के क्ले टैबलेट्स पर राजाओं, कारोबार और कानून के साथ दुआएं, इनकैंटेशन और जादुई रिचुअल्स भी संभाल कर रखे गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से बहुत सारी चीजें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नुकसान देने वाले मैजिक से बचने के लिए थे। अगर किसी इंसान के साथ बिना किसी समझ आने वाली वजह की बीमारी, बदकिस्मती, बुरे ख्वाब, बदन में दर्द या घर की परेशानियां हो रही हो, तो कुछ लोग मान सकते थे कि किसी दुश्मन या जादू करने वाले ने उनके खिलाफ मैजिक यूज की है। और अगर परेशानी को मैजिक माना जा रहा था, तो उसका जवाब भी रिचुअल के जरिए ढूंढा जा सकता था। इसी सोच से एक मशहूर मेसोपोटामिया रिचुअल ट्रेडिशन सामने आती है, मकलू। मकलू बुरी विचक्राफ्ट से बचने वाली रिचुअल से जुड़ी थी। इसमें इनकैंटेशंस और छोटी सिंबॉलिक मूर्तियां यूज होती थी और उन्हें जलाने का
भी अहम रोल था। ये मूर्तियां नुकसान पहुंचाने वाली विच या किसी बुरी ताकत को रिप्रेजेंट कर सकती थी और उन्हें खत्म करके उस बुरी असर को बेअसर करने की कोशिश की जाती थी। यहाँ एक अहम बात सामने आती है। एंशिएंट रिचुअल वर्ल्ड में कभी कोई ऑब्जेक्ट या फिगर किसी इंसान के निशानी हो सकती थी और नाम ये तय करता था कि निशाना कौन है। यानी अगर आप उस निशानी के साथ कुछ करते हो तो यकीन ये हो सकता था कि उसका असर असल इंसान तक भी पहुंच सकता है। ये सोच सिर्फ मेसोपोटामिया तक सीमित नहीं था। अलग अलग जगहों पर अलग तरीकों से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज मिलता है और एंशिएंट इजिप्ट में तो इसका एक खास एग्जाम्पल दिखता है। इजिप्ट में हमें ऐसी चीजें मिलती है जिन्हें स्कॉलर आज एक्सेक्रेशन टेक्स्ट या एनिमी रिचुअल के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सीधी सी बात थी। दुश्मन का नाम लिखो, उस दुश्मन को किसी चीज या मूर्ति के थ्रू रिप्रेजेंट करो, फिर उस निशानी को डैमेज करो, तोड़ो, जमीन में दबाओ या खत्म कर दो। इजिप्शियन एग्जाम्पल्स में दूसरों मुल्कों के हुक्मरान, दुश्मन ग्रुप्स, खतरनाक जगहों या रियासत के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों के नाम पोटरी, क्ले, फिगर्स या दूसरी चीजों पर मिलती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स को जानबूझकर तोड़े गए और कुछ मूर्तियों को डैमेज किया गया। इसका मकसद आज की हॉरर फिल्म जैसा इविल स्पेल समझना जरूरी नहीं है। कई केसेस में ये दुश्मन को सिंबॉलिक तरीके से कमजोर बनाने या खतरे को काबू में करने से जुड़ा रिचुअल है। लेकिन ये सोच अपने आप में काफी डार्क है। दुश्मन आपके सामने नहीं है, शायद वो बहुत दूर है, आप उस इंसान को छू नहीं सकते, लेकिन उसका नाम और उसकी निशानी आपके हाथ में है, ठीक है? और उस निशानी को खत्म करके आप सिंबॉलिक तरीके से उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो। इसीलिए किसी खास इंसान का नाम लिखना रिचुअल को और पर्सनल बना देता था। और शायद इस सब का सबसे बड़ा हिस्सा ये नहीं है कि लोग ये रिचुअल्स करते थे। अजीब बात ये है कि उनमें से कुछ चीजें आज भी मौजूद है। जिस हाथ ने किसी दुश्मन का नाम क्ले पर लिखा था वो इंसान हजारों साल पहले मर चुका। जिसके खिलाफ रिचुअल था वो भी कब का चला गया। किंगडम्स खत्म हो गए, शहर बदल गए, जुबानी तक बदल गई, लेकिन एक इंसान की किसी दूसरे के खिलाफ रखी हुई नियत का फिजिकल निशान अब भी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में मिल सकती है। अब हम साउथ एशिया की तरफ आते हैं। यहाँ एक ग्रंथ का नाम बहुत बार ब्लैक मैजिक के साथ कैजुअली जोड़ दिया जाता है, अथर्ववेदा। लेकिन इसको ध्यान से समझना जरूरी है। अथर्ववेदा को ब्लैक मैजिक के बुक कहना गलत और मिसलीडिंग होगा। ये वैदिक ट्रेडिशन का एक अहम धार्मिक ग्रंथ है और इसमें जिंदगी के बहुत अलग अलग पहलू से जुड़ी बातें मिलती है। सेहत, इलाज, हिफाजत, लंबी उम्र, बीमारी, रोजमर्रा की परेशानियां, नुकसान देने वाली ताकतें और दुश्मनों से बचने तक। यानी इस ग्रंथ की दुनिया सिर्फ कर्सेस या नुकसान के आसपास नहीं घूमती। हाँ, इसमें हिम्स और चार्म्स भी मिलते हैं जो दुश्मनों, जादू करने वाले या नुकसान देने वाले ताकतों के खिलाफ है। लेकिन पूरे ग्रंथ को सिर्फ हार्मफुल मैजिक तक सीमित कर देना उसके असली नेचर को बदलकर पेश करेगा। और यहाँ फिर वही पैटर्न सामने आता है जो हमें मेसोपोटामिया और इजिप्ट में अलग तरीकों से देख चुके हैं। रिचुअल का मकसद हर जगह एक जैसा नहीं था। कभी हिफाजत, कभी इलाज, कभी नुकसान देने वाले ताकत को रोकना और कभी दुश्मन के असर को बेअसर करना। इसीलिए एंशिएंट रिचुअल को सीधे गुड वर्सेस इविल में बांटना मुश्किल है। एक इंसान के लिए वो हिफाजत हो सकती है, दूसरे के लिए हमला। अथर्ववेदा का मटेरियल हमें ये नहीं बताता कि इंडिया में ब्लैक मैजिक यहाँ इन्वेंट हुई। ऐसा दावा करने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखता है कि हजारों साल पहले साउथ एशिया में भी लोग बीमारी, खतरे, दुश्मन और अनजान नुकसान को समझने और उसका सामना करने के लिए रिचुअल्स में जवाब ढूंढ रहे थे। जगह अलग थी, लेकिन जज्बात हैरतअंगेज तरीके से जाने पहचाने लगती है। डर, जलन, बदला, हिफाजत, मोहब्बत,
किसी को खोना, दुश्मनी और काबू। एंशिएंट इंसान की दुनिया अलग थी, लेकिन उसकी जज्बात हमसे उतनी अलग नहीं थी। फिर तारीख में कर्स का एक रूप सामने आता है जो और भी पर्सनल लगता है। एंशिएंट ग्रीक और बाद के रोमन वर्ल्ड में खुदाई के दौरान ऐसी टैबलेट मिलती है जिन्हें आज आम तौर पर कर्स टैबलेट्स कहा जाता है। ये अक्सर शीशे के पतली शीट्स होती है। इन पर नाम, मांगे और कर्सेस खुरेद कर लिखे जाते थे। कभी टैबलेट्स को मोड़ दिया जाता, कभी उसमें कील छेद किया जाता और फिर उसे कब्र, कुआं, सेंचुरी या किसी ऐसी जगह पर रख या दबा दिया जाता जहां लिखने वाले को लगता था कि उनका पैगाम इंसानी दुनिया से परे किसी ताकत तक पहुंच सकता है। यही कर्ज एक राजा, रियासत या बाहरी दुश्मन से निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत करीब आ जाता है। निशाना कोई फौज नहीं, कोई सल्तनत नहीं, कभी निशाना बस एक इंसान है। कोर्ट में सामने वाला, कारोबारी राइवल, कॉम्पिटिटर, चोर, किसी रिलेशनशिप में राइवल। किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपकी जायदाद ले ली, किसी ने आपके खिलाफ लीगल केस किया और अब आप उसका नाम शीशे की शीट पर खुरेद कर लिख रहे हो। यहाँ हॉरर का दायरा छोटा हो जाता है लेकिन पर्सनल हो जाता है। एंशिएंट राजाओं के रिचुअल को हम दूरी से देख सकती है, लेकिन एक आम इंसान का किसी दूसरे आम इंसान से इतना गुस्सा होना कि वो उसका नाम मेटल शीट पर खुरेद कर लिखे और किसी अनजान ताकत से मदद मांगे, ये जज्बात समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए बची हुई कर्स टैबलेट सिर्फ मैजिक की हिस्ट्री नहीं बताती, वो इंसानी रंजिशों को भी संभाल कर रखती है। कुछ टैबलेट्स इंसाफ से जुड़ी थी, किसी की चीज चोरी हुई और लिखने वाले किसी डेटी से चोर को सजा देने की मांग कर रही है। ऐसे इंसान को शायद खुद लगता हो कि वो कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, उसे लग रहा होगा कि उसके साथ गलत हुआ, आम दुनिया से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो किसी डिवाइन पावर से इंसाफ मांग रहा है। यानी कर्स लिखने वाले हर इंसान अपने आप को विलन समझते हो, ये जरूरी नहीं। लोग अपने नियत को सही मान लेते हैं। उसने पहले मेरे साथ ये किया, मुझे बस हिफाजत चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सिर्फ उस चीज को वापस भेज रहा हूँ जो उसने मेरे खिलाफ की। और कब हिफाजत बदले में बदल जाए, ये इंसाफ किसी को काबू करने में ये लकीर हमेशा साफ नहीं होती। अब इमेजिन कीजिए, एक आर्कियोलॉजिस्ट को मिट्टी के अंदर से एक मुड़ी हुई शीशे की शीट मिलती है। बाहर से वो बस पुराने मेटल का एक टुकड़ा लग सकती है। ध्यान से साफ करके स्टडी करने के बाद उस पर लिखावट नजर आती है, फिर एक नाम, कभी एक से ज्यादा नाम, और अचानक वो चीज सिर्फ मेटल का टुकड़ा नहीं रहती, उसके पीछे एक इंसानी कहानी नजर आने लगती है। किसी ने वो नाम जानबूझकर लिखा था, किसी खास इंसान के लिए, किसी खास वजह से। उस लिखने वाले को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 2000 साल बाद कोई स्कॉलर उसके लिखावट पढ़ने या ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। उसने वो अल्फाज हिस्टोरियंस के लिए नहीं लिखे थे, ना म्यूजियम के लिए, ना फ्यूचर के लिए। उसे लगता था कि पैगाम कहीं और जाना है। और शायद कर्स टैबलेट का सबसे ईरी हिस्सा वही है, हम नतीजा नहीं जानते। क्या निशाने के साथ कुछ हुआ? क्या लिखने वाले को लगा रिचुअल कामयाब था? क्या निशाने को कभी पता चला कि कोई उसके खिलाफ ये सब कर रहा था? इन सवालों का जवाब ज्यादा तक खो चुका है। हमें नतीजा नहीं मिलता, हमें नीयत नहीं मिलती है, और कभी कभी नीयत ही काफी होती है उस चीज को बेचैन कर देने के लिए। यहाँ एक करेक्शन बहुत जरूरी है। लीड कर्स टैबलेट को दुनिया की फर्स्ट ब्लैक मैजिक बोलना गलत होगा। इजिप्ट और मेसोपोटामिया में नुकसान पहुंचाने वाले हिफाजत और कर्स से जुड़ी रिचुअल प्रैक्टिस उनसे काफी पुरानी है, और उनसे भी पहले क्या था हम यकीन से नहीं कह सकते। राइटिंग से पहले की बोली हुई बद्दुआएं, इशारे, चीजें या जुबानी रिचुअल का सबूत बचना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ऐसे प्रैक्टिसेस और पुरानी हो सकता है छोटी कम्युनिकेशन में ऐसे रिचुअल्स यूज होते रहे हो जिनमें से आज कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सबूत के बिना हम उन्हें हकीकत की तरह पेश नहीं कर सकते। तारीख का रिकॉर्ड शुरुआत नहीं होता, रिकॉर्ड सिर्फ वो वक्त होता है जहाँ सबूत बच गया। इसीलिए फर्स्ट कर्स ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन एक और सवाल पूछा जा सकता है, कर्स की जरूरत इंसान को महसूस क्यों हुई? इसका जवाब शायद सुपरनैचुरल दुनिया से कम और इंसानी फितरत से ज्यादा जुड़ा है। कंट्रोल।
जब इंसान बेबस महसूस करता है, कंट्रोल का ख्याल बहुत पावरफुल हो जाता है। अगर बीमारी को काबू नहीं कर सकते तो रिचुअल करो। अगर मौसम को काबू नहीं कर सकते, गॉड्स को खुश करने की कोशिश करो। अगर नॉर्मल जस्टिस सिस्टम फेल हो, डिवाइन जस्टिस मांगो। रिचुअल सच में काम करता था या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन रिचुअल करने वाले इंसान को ये एहसास मिल सकता था कि वो बिल्कुल बेबस नहीं है। यानी रिचुअल का एक अहम हिस्सा यकीन के साथ बेबसी भी हो सकता है, और बेबसी दो रास्ते ले सकती है। एक इंसान मदद मांगता है, दूसरा बदला। एक हिफाजत चाहता है, दूसरा कंट्रोल। मेसोपोटामिया में हार्मफुल विचक्राफ्ट से हिफाजत के रिचुअल्स मिलते हैं। इजिप्ट में दुश्मनों को सिंबॉलिक तरीके से कंट्रोल या डिस्ट्रॉय करने की एक्ट। वैदिक ट्रेडिशन में सेहत और हिफाजत के साथ हॉस्टाइल फोर्सेस के खिलाफ चार्म्स। ग्रीक और रोमन वर्ल्ड में आम लोग अपने रंजिशों, जगहों और मांगों को मेटल पर लिख रहे थे। ये सब एक ही चीज नहीं थी, ना एक ही मजहब, ना एक ही गॉड और ना ही एक ही रिचुअल्स, लेकिन इंसान की एक कॉमन जरूरत कई जगहों पर नजर आती है। जब नॉर्मल दुनिया में कंट्रोल कम हो, इंसान किसी और जगह कंट्रोल ढूंढता है, और शायद इसी जगह से डार्क और लाइट मैजिक के सीधा फर्क टूट जाता है, क्योंकि नियत और हालत दोनों मैटर करता है। एक नाइफ सर्जन के हाथ में जान बचा सकता है, वही नाइफ किसी और के हाथ में नुकसान पहुंचाने के काम आ सकता है। एंशिएंट रिचुअल प्रैक्टिसेस बिल्कुल एक जैसी नहीं थी, लेकिन ये कंपैरिजन एक बात समझ आता है, सिर्फ चीज या एक्शन देखकर नियत हमेशा साफ नहीं होती। अल्फाज मिलते जुलते हो सकते हैं, चीजें मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन इंसान क्या चाहता था ये मैटर करता है। हिफाजत, इलाज, इंसाफ, दुश्मन को रोकना या किसी और का नुकसान। सदियां गुजरते गए, मजहब बदले, सुल्तानेत उठे और खत्म हुए, जुबानी और रिचुअल्स बदलते गए, लेकिन कर्स का ख्याल खत्म नहीं हुआ। अलग अलग कल्चर में बुरी नजर, बोली हुई बद्दुआएं, रिटन चार्म्स, हेक्सेस और नुकसान पहुंचाने वाले रिचुअल्स का अलग फॉर्म मिलते हैं। आज हम इनमें से बहुत अलग प्रैक्टिसेस को एक बोर्ड लेबल ब्लैक मैजिक के अंदर रख देते हैं, लेकिन तारीख में जब पीछे जाते हैं, तस्वीर काफी उलझी हुई मिलती है। कोई सिंगल इन्वेंटर नहीं, कोई पक्का फर्स्ट ब्लैक मैजिशियन नहीं, कोई एक फर्स्ट बुक नहीं, कोई एक सिविलाइजेशन नहीं जहां से हम यकीन के साथ कह सके कि सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ है। बस अलग अलग इंसान में अलग अलग दौर में अपनी परेशानियों के साथ, और वो परेशानियां अजीब तरह से जाने पहचाने लगते हैं। डर, मोहब्बत, किसी को खोना, जलन, गुस्सा, इंसाफ, बदला, कंट्रोल, सब कुछ। शायद इसीलिए ये एंशिएंट चीजें अनकंफर्टेबल फील होती है, सिर्फ डीमंस या अनजान ताकतों की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि इनमें इंसान खुद जाना पहचाना लगता है। और यही तारीख का अजीब हिस्सा, हम प्रूव नहीं कर सकते कि कर्स ने काम किया, लेकिन एक चीज प्रूव करने के लिए किसी सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। किसी ने वो कर्स लिखा था, किसी ने किसी का नाम चूज किया, किसी ने अल्फाज खुरेद कर लिखे, किसी ने ऑब्जेक्ट तोड़ा, जलाया या दबा दिया, और किसी ने सच में यकीन किया कि इस एक्ट का मतलब नॉर्मल दुनिया से ज्यादा था। शायद ब्लैक मैजिक के बिगिनिंग का जवाब किसी एंशिएंट डीमन, सीक्रेट बुक या फॉरबिडन रिचुअल में नहीं छुपा। हम उसके एग्जैक्ट बिगिनिंग शायद कभी ना जान पाए, लेकिन जो सबूत बचा है वो दिखाता है कि इंसान बहुत पुराने वक्त से रिचुअल यूज करता रहा है। तो अगर हम पूछे कि दुनिया के पहला कर्स किसने दिया था, इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है वो किसी रूलर ने दिया हो, किसी हीलर ने, किसी डरे हुए माँ बाप ने, किसी जेलस लवर ने, या किसी ऐसी आम इंसान ने जिसका नाम खुद तारिक ने कब का बुला दिया। लेकिन उसके बाद जो सबूत बचा वो एक चीज साफ दिखाता है, इंसान सिर्फ अनजान ताकतों से डरता नहीं था, कभी कभी वो उन्हीं ताकतों को अपने तरफ लाना भी चाहता था, और कभी किसी और के अगेंस्ट। अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंटेड और डार्क हिस्ट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताना आपके हिसाब से कर्ज की शुरुआत डर से हुई थी या बदले से। एंड इफ यू डोंट हेट दिस वीडियो, यू आर नॉट गोइंग टू हेट दिस टू, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। गुड नाइट।